बच्चों का इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत 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 स्वागत है। कभी पहले आए इधर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कभी भी जो है कदम रखा है क्या? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप लोग? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? पहले आए हुए हैं आप? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स भले कम हैं पर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें जो है हमें इस जीवन में जाननी चाहिए, है ना। इसी के लिए मतलब पढ़ाई लिखाई तो हम करते ही रहते हैं, ये हमारा काम है। स्टूडेंट लाइफ का ये जॉब है कि हमें पढ़ना है, पढ़ाई करनी है अच्छे से। पर पढ़ाई के अलावा भी इस दुनिया में कुछ और भी चीज़ें होती है साईं भाई, है ना। उन चीज़ों का हमारे पढ़ाई वाले जीवन में, है ना, पढ़ाई के जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में इन सब बातों का, जैसे अभी थोड़ी देर से 10-15 मिनट से आप बच्चे कुछ गीत सुन रहे थे, सुना कि गीत सुना? हाँ, क्या गीत में बताया जा रहा था? सुना ध्यान से या ध्यान कहीं और था? एक हाँ क्या? हाँ, राजयोग का इम्पोर्टेंस समझाया जा रहा था कि राजयोग करने से क्या क्या फायदे होते हैं, है ना। तो ये फायदे सिर्फ जो है बूढ़ों के जीवन में नहीं होते, हाँ, कि जब बूढ़े हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, तब तो ये सब करना ही है, अभी थोड़े, हाँ। लेकिन नहीं, राजयोग के अभ्यास से हमारा लाइफ कैसे बेटर होता है एट एवरी पॉइंट। तो स्टूडेंट लाइफ में भी इसका कुछ न कुछ इम्पोर्टेंस होगा, इसके कुछ न कुछ बेनिफिट्स होंगे। वो सारे बेनिफिट्स हम उठा सकते हैं यदि ये राजयोग क्या है उसका बेसिक थोड़ा सा हम जानें, और सिर्फ जानना नहीं, उसको हम अभ्यास में लाएं, उसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, तो इसके फायदे हम भी उठा सकते हैं। हर एज पे, हर एज पे, हर प्रोफेशन में, हर लाइफ में, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, घर में काम करने का हो, बाहर काम करने का हो, वर्क प्लेस पे हम हो, हर जगह इसके फायदे होते हैं। तो यही आज टॉपिक चुना गया है कि रेलेवेंस ऑफ राजयोगा मेडिटेशन इन स्टूडेंट लाइफ, कि स्टूडेंट लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि कहते हैं स्टूडेंट लाइफ, ये दो वर्ड है ना। तो स्टूडेंट यानी विद्यार्थी जो अभी विद्या अर्जन कर रहे हैं, उनकी लाइफ। तो स्टूडेंट अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? कुछ गोल होगा, कुछ एम होगा, एम एन ऑब्जेक्ट बनाया होगा ना सभी ने। किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं? हाँ, बीकॉम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, आप सब बच्चे हाँ 12th के स्टूडेंट हैं। तो फ्यूचर के लिए कुछ गोल डिसाइड किया होगा, क्या लिया है? सब्जेक्ट क्या है? साइंस में मैथ्स एंड बायो वाले हैं, दोनों मिक्स्ड हैं। अच्छा, तो मैथ्स लिए होंगे तो एम होगा जो है इंजीनियर बनने का, और बायो लिए होगा तो डॉक्टर बनने का एम होगा। तो देयर मस्ट बी सम एम एंड ऑब्जेक्ट इन लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ का भी अपना एम एंड ऑब्जेक्ट होता है ना। तो आपके जीवन में भी एम एंड ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ योर लाइफ? टू अचीव हाई गोल। हमारा गोल जो है वो बहुत ऊंचा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। गुड प्रोफेशन हमें मिले, आगे चल करके अच्छी जो है प्लेसमेंट हो जाए, ये चाहते हैं। और पहला जो है इन सब के पहले जो है हमें अच्छे एक कॉलेज में एंट्री मिल जाए। हाँ, जब तक अच्छे कॉलेज में एंट्री नहीं मिले
अच्छे टेक्निकल कॉलेज में हम ज्वाइन ना कर लें तब तक ये अपना हाई गोल, हाई प्रोफेशन ये हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इन सब के लिए all these need a lot of effort and perseverance। एफर्ट हम लगाते हैं, हम सब जो है अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना पूरी ताकत लगा देते हैं। इसके साथ एफर्ट के साथ एक वर्ड आता है परसिवरेंस। परसिवरेंस का क्या मतलब होता है? परसिवरेंस मतलब निरंतरता, सतत प्रयास। सतत प्रयास माना लगे रहना। जो चीज, जो गोल हमें अचीव करना है उसमें हम लगे रहें, अपना एफर्ट जो है वो लूज ना करें, हिम्मत जो है वो छोड़े नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो ये निरंतरता, परसिवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट must be positive attitude. This is very important. Without positive attitude, we cannot achieve any goal. तो हमारे लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है कुछ भी पाने के लिए, है? मानते हैं सभी? मानते हैं ना? एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ एफर्ट भी लगाया, निरंतरता भी है, तो गुड कंसंट्रेशन होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो द नीड कि हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो और साथ में एनर्मस मेमोरी पावर इज नीडेड। एनर्मस मेमोरी पावर, बिकॉज कोर्सेस कितने हैं? हाँ, कहते कंधा बच्चों का आजकल बिल्कुल खराब हो जाता है। इतना कोर्स है, इतना हमें अपने इस जो है हेड बॉक्स में भरना है, लेकर के चलना है, तब कहीं जा कर के हमारी जो है वो अचीवमेंट होगी। enormous memory power is needed along with good concentration and that's the barrier। यदि हमने सब कुछ समझ लिया कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे अंदर सब कुछ है, तो हमें सक्सेस पाने में बैरियर क्या है? क्या हमारे रास्ते में रुकावट बनता है? ये कभी एनालाइज किया है कि बैरियर क्या है हमारे सक्सेस में? क्या बैरियर बनता है? The main barrier is our negative attitude। देखा होगा, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बच्चे जो है वो अच्छी मेमोरी है, काफ़ी कुछ उनके अंदर चीज़ें हैं, पर फिर भी बीच में कहाँ ना कहाँ नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है। कोई कुछ कह देता है, मान लो कहीं शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस हमारा पुअर हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो कोई टीचर ही क्या कह देते हैं, अरे तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। तो बच्चे जो है इस बात को पकड़ लेते हैं, फिर क्या कहते हैं, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते हैं। इतनी तो मेहनत करते हैं, फिर भी जो है अच्छा परसेंटेज नहीं आता है। ये सारे हमारे नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होने लगते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है बैरियर बनता है हमारे सक्सेस में, क्योंकि ये नेगेटिव एटीट्यूड क्या करता है कि ये लोअर कर देता है हमारे सेल्फ स्टीम को। इट लोअर्स आवर सेल्फ स्टीम, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर, ये तीनों ध्वस्त हो जाते हैं। एक नेगेटिव एटीट्यूड हमारा जो है हमारे मेमोरी पावर को एकदम खत्म करता है। वो फिर कंसंट्रेट भी नहीं कर सकेंगे ना, उनका कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ एस्टीम जो है वो रह नहीं जाता। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत ऊंचा होना चाहिए, है ना? सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम ऊंचा होगा तभी हम ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, चीजों को प्राप्त करने के लिए उसकी दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत ऊंचा होना चाहिए।
तो अब यहाँ सवाल होता है कि सारी बातें हम समझते हैं कि ये होना चाहिए, ये हमारा बैरियर है, ये जो है हमारे कंसंट्रेशन पावर को लूज कर रहा है। नेगेटिव एटीट्यूड हम समझते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड समझते हैं, सब समझते हैं, है ना, फिर भी कर नहीं पाते। तो करने के लिए कुछ हेल्पिंग एड चाहिए, कुछ ऐसा चीज चाहिए जो कि हमारे एटीट्यूड को हमेशा निरंतर पॉजिटिव बनाए रखे। थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव होते, फिर जो है वो थोड़ा जो है वो डाउन हो जाते हैं, फिर जो है आगे बढ़ते, फिर जो है वो डाउन हो जाते हैं। तो इस जगह पे राज योगा मेडिटेशन हमें कैसे हेल्प कर सकता है? ये जो यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन जो सिखाया जाता है उसको हम लोग राज योगा मेडिटेशन कहते हैं। ये राज योगा मेडिटेशन हमें हमारे स्टूडेंट लाइफ में हमारे गोल को अचीव करने में कैसे हेल्प करता है। तो इसका बेसिक जो है हम समझेंगे कि बेसिक ये राज योगा मेडिटेशन में हम क्या करें जो कि इन गोल को हम अचीव कर सके, है ना। तो ये कैसे हेल्प करता है? सबसे जो पहला स्टेप होता है राज योगा मेडिटेशन में कि ये हमें खुद हमी से कनेक्ट करवाता है। हम मैं कहते हैं पर ये जानते नहीं कि ये मैं है क्या। और हम यदि दिन भर अपने एक्टिविटीज को चेक करेंगे तो पाएंगे कि हम दिन भर जो है वो बाहर भटकते रहते हैं। कंटिन्यूअस हमारा फोकस जो है वो आउटसाइड में होता है। कभी जो है व्यक्तियों में है, कभी वस्तुओं में है, कभी जो है टीचर के साथ है, कभी पढ़ाई के साथ है, बुक्स के साथ है, पर हम अपने आप के साथ कभी बैठते हैं? हमने अपने आप के साथ कोई कनेक्शन जोड़ा है? नहीं जोड़ा। तो राजयोग मेडिटेशन में हम पहला स्टेप यही सीखते हैं कि अपने के साथ कनेक्ट होना, सेल्फ के साथ कनेक्ट होना। सेल्फ के साथ कनेक्ट होने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सेल्फ के साथ हम कनेक्टेड नहीं हैं तो क्या डिसएडवांटेजेस हो रहा है? आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? यदि हम सेल्फ के साथ नहीं हैं, हमारा जो कनेक्शन है वो बाह्य वस्तुओं से है, बाह्य व्यक्तियों से है। और सपोज जैसे अभी एक एग्जांपल दिया ना कि टीचर ने कह दिया यू आर नॉट वर्थ ऑफ गेटिंग दिस, तो ये कौन सी एनर्जी थी? नेगेटिव एनर्जी थी। तो नेगेटिव एनर्जी के साथ यदि हम कनेक्ट होंगे तो उस नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाएगा, पड़ेगा। ये ट्रुथ है। तो चारों तरफ तो नेगेटिविटी है। बाहर से जितनी इंफॉर्मेशन यदि हम मोबाइल पे ले रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है? जो भी मीडिया हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्या है? नेगेटिव ही। चारों तरफ कुछ हंगामे, कहीं कुछ कहीं कुछ। यदि प्रकृति के भी पांचों तत्वों को देखो तो वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी उथल पुथल कर रहे हैं। माना हर तरफ जो है वो नेगेटिविटी का बोलबाला है। तो ऐसे में हम पॉजिटिव कैसे रहें? उस नेगेटिविटी का प्रभाव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। यहाँ पे हमारा राजयोग मेडिटेशन हेल्प करता है कि हम अपने आप से, अब अपने आप में ये सेल्फ क्या है जिसके साथ हमें कनेक्ट होना है, तो उस सेल्फ को हम लोग एनर्जी के रूप में अलग अलग जो है वर्ड्स भले यूज करें, कैसे भी आप यूज कर सकते हो। उसको लाइफ फोर्स एनर्जी समझ सकते हैं,
उसको जो है शास्त्रों की भाषा में आत्मा कह सकते हैं, प्राण कह सकते हैं, बायोलॉजी की भाषा में लाइफ फोर्स एनर्जी कह सकते हैं, अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम कह सकते हैं, स्पिरिट कह लो, सोल कह लो, रूह कह लो, जो भी कहो। दिस इज सेल्फ, यही सेल्फ है। और उस सेल्फ के अंदर पावर है, उस सेल्फ के अंदर प्योरिटी है, उस सेल्फ के अंदर पीस है। ये सब उस सेल्फ का निजी गुण है, उसकी ओन प्रॉपर्टी है। तो जिसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो उसमें टिका होता है। जैसे लिक्विड वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है, वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ठंडा, शीतल। वाटर की ये प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी। यदि वाटर को बॉईल कर दो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उस पानी को छोड़ दो, क्या होगा? थोड़ी देर के बाद 1 घंटा 2 घंटा उसको वैसे ही रख दो, वापस क्या होगा? ठंडा, शीतल। क्यों ठंडा हो गया? क्योंकि वाटर की ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो है वो है शीतल, ठंडा होना। तो उसी तरह से हम सेल्फ का जो नेचर है, बेसिक नेचर, ओरिजिनल नेचर जिसको कह सकते हैं, वो है पीस, हैप्पीनेस, खुशी। ये सब आत्मा का, सेल्फ का नेचर है। तो समझो, जब हम बाहर जाते हैं, बाहर माना यहाँ से निकल करके आउटवर्ड फोकस कर रहे हैं, और बाहर जो है एनवायरनमेंट डिस्टर्ब्ड है, तो हमारा क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा। और उसी की जगह हम खड़े हैं डिस्टर्बेंस के। बड़ी माइन्यूट बात है कि हम खड़े हैं उस वातावरण में जहाँ की चारों तरफ डिस्टर्बेंस है, but I am not focused outside, but I have been focusing inside. उस वातावरण में जहाँ चारों तरफ बाहर हलचल है, वहाँ खड़े होकर भी, यदि उस समय, ये आर्ट है, इसको डेवलप करना होता है। ये आर्ट है कि वहाँ खड़े होकर भी यदि हमने फोकस अपने सेल्फ पे करना सीख लिया, तो हमारा ओरिजिनल नेचर क्या था? पीस, हैप्पीनेस, पावर, खुशी। ये सब 7 जो है आत्मा के ओरिजिनल नेचर होते हैं। खुशी, शांति, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये सारे जो नेचर हमारे हैं ना, वो हमें फील होने लगेंगे। तो बाहर के हलचल भरे एनवायरनमेंट में भी हम जो है खुशी, शांति, आनंद, शक्ति, ये सब फील कर सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी ट्रिक है ना। ये इसका बेनिफिट यदि हम उठाना शुरू कर दे, तो चाहे हमें कोई कितना भी कुछ कहे, कोई कितना भी बाहर नेगेटिविटी फैलाए, we will be connected with ourselves, with our original nature, feeling our original nature, and this will become our self will become very much organized. Otherwise अभी क्या हो रहा है? हम disorganized हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड है। यदि अपने ब्रेन को देखेंगे ना, तो एकदम कुछ इधर खिंचा हुआ, कुछ उधर खिंचा हुआ, कुछ उसमें फंसा हुआ, कुछ उधर फंसा हुआ, चारों तरफ जो है अंदर जो है डिसऑर्गेनाइजेशन है। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो मन जो है इधर उधर भटकता रहता है, मन जो है इधर उधर जाता रहेगा। तो जब हम सेल्फ से कनेक्टेड होंगे, तो अंदर हर चीज सुव्यवस्थित होगा। एक डेफिनेट फायदा थोड़ी से प्रयास से हम फील कर सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो हमारा ब्रेन बिकम्स, सेल्फ बिकम्स वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। और जब हम अपने से कनेक्ट होते हैं ना, तो हम एक MIS सिस्टम हमारे अंदर है। इस सेल्फ के अंदर MIS सिस्टम है, जो कि हमें सेल्फ मैनेजमेंट की क्वालिटी जो है सिखाता है, और लीडरशिप, अपने ऊपर जो है वो राज्य करना सिखाता है।
ये MIS सिस्टम क्या है जो सेल्फ के अंदर है, जो मेटाफिजिकल चीज है। बायोलॉजी में जितना हम कुछ पढ़ते हैं ना, वो सब फिजिकल चीजों को पढ़ते हैं। ब्रेन भी क्या है पता है? फिजिकल है। फिजिकल माना उसको हम देख सकते हैं, काट करके, चीर करके, फाड़ करके, सब कुछ उसका स्टडी कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में जब जाएंगे मेडिकल कॉलेज में, तो ब्रेन का भी जो है वो कट पिट करके सब कुछ देखने को मिलेगा कि इसके अंदर क्या क्या है। दैट इज फिजिकल। लेकिन ये जो सेल्फ है ना, वो नहीं मिलेगा, वो उधर नहीं मिलेगा, वो मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन सेल्फ एग्जिस्ट करता है, और उसका जो है ये 3 फैकल्टी है। माइंड का नाम सुना होगा। कहते हैं ना हमारा मन जो है शांत नहीं होता, मन जो है भटकता रहता है। तो ये मन जो है कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों आत्मा की फैकल्टी है। आत्मा अर्थात सेल्फ या सोल कह लो, उसकी ये फैकल्टी है जिसके माध्यम से वो इस शरीर इंक्लूडिंग ब्रेन को भी चलाती है। डेड बॉडी का ब्रेन जो है वो काम करता है। डेड बॉडी है तो ब्रेन इंक्लूडिंग ब्रेन वो डेड होता है ना। ब्रेन डेड जब होता है तभी तो डेड कहते हैं ना। तो उनका ब्रेन भी नहीं काम करता। ब्रेन तो एक कंप्यूटर के जैसा है। तो कंप्यूटर अपने से काम करता है क्या? कंप्यूटर खुद से काम नहीं करता। कंप्यूटर को भी चलाने वाला एक प्रोग्रामर चाहिए, है ना। तो इस पूरे बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेन जो कि कंप्यूटर है और ये शरीर बिल्कुल रोबोट है, तो इसको भी चलाने के लिए एक प्रोग्रामर चाहिए। वो प्रोग्रामर सबके अंदर है। वो कौन है? वो सेल्फ है, आत्मा है, सोल है, जो कि प्रोग्रामिंग करती है इस ब्रेन का कि इस शरीर को कैसे चलाना है। वो इनपुट देती है। इस कंप्यूटर को इनपुट देने वाली जो है कौन है? वो आत्मा है। और वो जब इनपुट जो जैसा देती है वैसा ही आउटपुट इस शरीर को फॉलो करना पड़ता है। जैसे यहाँ से यदि अभी इनपुट आए कि ये हाथ उठ जाओ, तो उठ जाए। इनपुट किसने दिया? सोल ने। और आउटपुट कौन दिया? इस कंप्यूटर ने। और फॉलो कौन किया? इस रोबोट ने। ये शरीर जो है बिल्कुल रोबोट के जैसा है। तो ये MIS सिस्टम को डिटेल में हम स्टडी करते हैं, समझते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। और इस मन और बुद्धि, इन दोनों का जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम समझ जाते हैं तो वो हमारे स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही काम आता है। कैसे काम आता है सब्सिक्वेंटली हम समझेंगे। पहले जब हम अपने माइंड को समझ लिए, इंटेलेक्ट को समझ लिए, सेल्फ से कनेक्टेड हो गए, तो एक बड़ी ब्यूटीफुल बात है कि हम अपने आप को समझना शुरू करते हैं। जब अंदर जाते हैं तो एनालाइज करना शुरू करेंगे। तो एक एनालिसिस के मैनेजमेंट के चैप्टर में आता है SWOT एनालिसिस। जो लोग MBA करते हैं वो इससे बहुत अच्छे से एक्वेंटेड होते हैं कि व्हाट इज SWOT एनालिसिस। इसका बहुत बड़ा रोल है, इसको हम सबको समझना चाहिए कि व्हाट इज SWOT एनालिसिस। ये क्या है कि हमारे पास्ट में कुछ घटनाएं, सपोज अपने जीवन की याद करो कि ये घटना मान लो घटी थी, तो कुछ चीजें घटित होती हैं तो उसमें हम सक्सेसफुली पास हो जाते हैं, और कुछ चीजें घटित होती हैं तो वो जैसा डिमांड हमसे वो घटना करती है हम उसको करने में पास नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। माना रिजल्ट कुछ निकलना चाहिए, वो रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे हम पास हो गए, नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे हम फेल हो गए इसमें, है ना। तो जब पास होते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ क्वालिटी जो है वो यूज होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा स्ट्रेंथ था। स्ट्रेंथ है
गुण है, शक्ति है, जो भी है वो हमारी स्ट्रेंथ है, ताकत है, जिसकी बदौलत हम उस रिजल्ट को अचीव कर लिए। तो अभी यदि आप लोगों से कहें कि आपके अंदर एनालाइज करो कि पास्ट में तो ढेर सारे आप जो है वो चीजें पास किए होंगे, तो आप अपने अंदर कौन कौन सी आपकी शक्तियां हैं, आपकी ताकत है, आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज है, उसको एनालाइज करो। तो आप बैठ करके आराम से एनालाइज कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि ये हमारी क्वालिटी है, जिसकी बदौलत हम जो है वो पास कर जाते हैं। तो क्वालिटीज या स्ट्रेंथ जो हमारे जीवन में होता है वो हमें हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है। कोई भी हमारे अंदर क्वालिटी है तो जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसको हम पास कर लेते हैं, उसको रियलाइज करते हैं, समझते हैं और अपने उस क्वालिटी को यूज करके हम पास कर जाते हैं। और हमारे अंदर कुछ वीकनेसेस भी होंगे, कमजोरियां भी होंगी और उन कमजोरियों के कारण हम फेल कर जाते हैं। तो वो कमजोरियां हमें जो है फ्यूचर में उन कमजोरियों के कारण हमारे सामने थ्रेट आता है। जैसे आम बोलचाल की भाषा में बच्चे आपस में कहते हैं सब चैप्टर तो हम जो है वो बहुत बढ़िया याद कर लिए हैं, ये वाला चैप्टर हमारा कमजोर है। कहते हैं कभी कभी कि ये वाला चैप्टर हमको समझ में नहीं आता, इस चैप्टर में कमजोर हैं, भगवान करे इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ना आए। ऐसा करते? तो ये एक थ्रेट है स्टूडेंट को। फ्यूचर में होने वाला जो एग्जाम है, जो हमारी कमजोरी है, जो कमजोर चैप्टर है, जो ताकत हमारे अंदर नहीं है, वो जो है हमारे लिए थ्रेट क्रिएट करता है। तो अपनी कमजोरी को भी पहचानना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, तो अपने स्ट्रेंथ को भी एनालाइज करके पहचानना चाहिए। यदि आपसे कहें कि अभी आंख बंद करके 2-3 मिनट के लिए सभी आंखें बंद करके और अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो पहचान करके लिखिए कि ये हमारी ताकत है। सब्जेक्ट समझ में आया? सब्जेक्ट समझ में आया कि क्या हमारी ताकत है? जैसे किसी का मेमोरी पावर बहुत अच्छा है तो वो हमारा स्ट्रेंथ है। किसी को गॉड गिफ्टेड पहले से मेमोरी पावर अच्छा होता है तो वो उसके लिए स्ट्रेंथ होता है। कोई इंटेलेक्चुअल माने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर लेबर मेहनत करने की ताकत है, तो ये उसके लिए स्ट्रेंथ है। समझे? हम बहुत तेज नहीं हैं पर हम बहुत मेहनत कर सकते हैं। 18 घंटा बैठ करके पढ़ सकते हैं तो हम जो है वो बीट कर देते हैं दूसरों को, इंटेलिजेंट लोगों को भी, है ना? तो ये हमारी जो है वो शक्ति बन जाती, स्ट्रेंथ बन जाता। तो आप अपने अंदर के स्ट्रेंथ को पहचानिए और अपने अंदर के वीकनेसेस को पहचानिए और लिखिए। ये अभ्यास है, क्योंकि ये अभ्यास छोटा सा करेंगे ना तो घर में और इसका बहुत एक्सटेंड कर सकते हैं अपने से। ठीक है? तो आंख बंद करके अपना रियलाइज कीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमारी क्या ताकत है हमारे अंदर और क्या जो है हमारी कमजोरी है। ठीक है? 2 मिनट।
एक स्ट्रेंथ है, एक वीकनेस। अपना बताइए, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई पॉजिटिव क्वालिटी अपने अंदर नजर आई? क्या नजर आया? आप बताइए, आप बताइए, नजर आई कि नहीं? नजर आई? शेयर करें। ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूटी होना चाहिए निरंतरता, वो हम नहीं पाते। ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व कोई चीज़ सीखना सीख सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर एक बार नेगेटिविटी आ जाती है कि हम सही हो रहा है, उसके बाद फिर उसको बार बार प्रयास करके करना, उसके बाद फिर उसको ले आ जाना कि हाँ से हो रहा है, वो नहीं। हाँ, परसिवरेंस की कमी है आपके अंदर, परसिवरेंस की कमी है, ये हमारा वीकनेस है। और जो है हम ग्रेजुअल धीरे धीरे लर्न करके सीख सकते हैं, ये जो है हमारा स्ट्रेंथ है ना? ये ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया? लेबोरियस नेचर है मेरा, मतलब कोई भी काम हम लगातार कर सकते हैं, पर हाँ। उसको सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, इसको करना कैसे? अच्छा, करना कैसे है ये हम? कंसंट्रेशन और मेमोरी ये थोड़ा वीक है। कंसंट्रेशन मेमोरी जो है वो थोड़ा वीक है, लेकिन हम लेबोरियस हैं, ये हमारा स्ट्रेंथ है। गुड। कंसंट्रेशन वीक है, मेमोरी मेमोरी पावर अच्छी है, लेकिन कंसंट्रेशन पुअर है। अच्छा, आपने क्या देखा? मैम यही कि ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं मैम, किसी भी चीज़ में अच्छी पकड़ पा जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उससे मतलब डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मैंने कंसंट्रेशन उस पर बना नहीं रहता है, बना नहीं रहता है। तो इस तरह से हम अपने वीकनेस को ऑब्जर्व करके, क्योंकि वीकनेस पता होगा, शत्रु का पता होगा, तब तो उसको किल करेंगे ना। अपनी कमजोरियों का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी रेमेडी करने के लिए उसको पहचानना बहुत जरूरी होता है ना। तो ये एनालिसिस की पावर, जब हम सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो ये एनालाइज कर सकते हैं। अदरवाइज तो इस पे कभी ध्यान ही नहीं गया कि ये हमारा शत्रु है, और शत्रु अंदर बैठा हुआ है, और अंदर ही अंदर हमको जो है वो खत्म किए जा रहा है, ये पता ही नहीं पड़ा। तो जब सेल्फ एनालिसिस करते हैं, सेल्फ से कनेक्टेड होते, तो ये सारी चीजें हमारे ऑब्जर्वेशन में आती है, हम स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। तो अपने जितने स्ट्रेंथ है, जिन्होंने भी अपना स्ट्रेंथ नोटिस किया कि ये हमारे अंदर जो है पावर है, ये गुण है, ये हमारी शक्ति है, हमारे अंदर लेबर करने की कैपेसिटी है, हम इतने देर तक जो है वो बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये सारे हमारे जो है वो स्ट्रेंथ है। तो इन स्ट्रेंथ को, इन गुड एंड पॉजिटिव जो पहले से हमारे अंदर है, उसको हम और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसी से यदि पास्ट में हमको जो है फायदा हुआ है, तो इसको हम और इंक्रीज करना चाहेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे अंदर है, उसको और बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए जो भी चीजें स्ट्रेंथ हमारे अंदर है, उसको इंक्रीज करने के लिए हमको कहीं ना कहीं वो सोर्स चाहिए, जहां से कि हम अपने अंदर इसको और वृद्धि को ले जा सके। क्योंकि ये चीज जो है स्ट्रेंथ या क्वालिटी, ये सब एक ऊर्जा है, ये सब फिजिकल चीज नहीं है, पता है? These things are not physical, these are metaphysical। तो मेटाफिजिकल एनर्जी का कहीं हाईएस्ट सोर्स है, वो कौन है हाईएस्ट सोर्स पता? हर तरह की एनर्जी और ऊर्जा का सोर्स जो है वो सुप्रीम है। हम अपने को यदि सेल्फ कहते हैं तो वो क्या है? सुप्रीम सेल्फ है, हायर सेल्फ है, सुपर सेल्फ है, वो जिसके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। यदि कोई पावर हाउस हमें मिल जाए और वहां से हम कनेक्ट हो करके अपने अंदर एनर्जी भर लें, तो जो हमारी क्वालिटीज है वो और क्या हो जाएगी? वो इम्प्रूव हो जाएगी,
बढ़ जाएगी। इसको सिंपल भाषा में हम राजयोग में कहते हैं कि आत्मा जो है वो अपने गुणों और शक्तियों से, जो उसके गुण बताए, प्रेम है, पवित्रता है, शांति है, खुशी है, आनंद है, शक्ति है, नॉलेज है, ये सब आत्मा के जो नीचे गुण हैं, ढेर सारी क्वालिटीज आत्मा के अंदर होती है। ये सब जब हम पावर हाउस से कनेक्ट होते हैं राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से, तो ये हमारे अंदर और बढ़ती है। इमेजिन कि हमारे अंदर पीस, अभी बताया कि जब हम अंदर जाते, बाहर हलचल का वातावरण है तो भी हम शांति महसूस करते हैं, और जब ओशियन ऑफ पीस के साथ, उस पीस भी क्या है, एक एनर्जी है, उस ओशियन ऑफ पीस के साथ जब हम जुड़ जाएंगे, हिंदी में कह सकते हैं शांति के सागर के साथ जब हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे, तो हमारा मन कितना शांत हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो उस शांति के साथ जब हम क्लास में जाएंगे तो चीजें जो है वो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी, क्योंकि शांति या जितनी पॉजिटिव क्वालिटीज है ना, उसकी गति जो है वो धीमी होती है। दोनों में बहुत फर्क है। जब हम बाहर थॉट करो या मोबाइल आप देखते हो, एक दृश्य पे आप जो है फोकस नहीं कर पाते हो। देखा होगा, एक दृश्य कुछ यदि दिखाया जा रहा है तो आप उस पर फोकस नहीं करते हो, आपका हाथ कंटिन्यूअस चलता रहता है। ये रियलाइज किया है? क्यों ये ऐसा होता है? एक देखा, फिर भी दूसरा, फिर तीसरा, फिर और क्या और क्या और क्या, ये ऐसा क्यों होता है? पता हमारे थॉट की गति जो है ना, वो बहुत तेज गति से चल रही है, वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, इसलिए हम चित्रों को तुरंत बदलते जा रहे हैं। तो जब चित्रों को हम तुरंत बदल रहे हैं और बहुत फास्ट गति से हमारे थॉट आ रहे हैं, तो इमेजिन करो कि दो थॉट के बीच में गैप नहीं है, और शांति जो है वो हमारे दो थॉट के बीच में ही एग्जिस्ट करती है। इसको सिंपली समझ सकते हैं कि जैसे सपोज एक तालाब है, वो बिल्कुल स्थिर है और उसमें एक कंकड़ डाल दिया तो क्या होता है? रिपल्स होंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो हमारा मन भी ऐसे ही है, मन के अंदर, मन नेचुरली, आत्मा की क्वालिटी क्या थी? शांत थी, तो मन भी नेचुरली हमारा शांति रहता है, लेकिन उसमें जब थॉट रूपी कंकड़ पड़ता है तो क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है। और हम अभी क्या कर रहे हैं? जब आउटवर्ड फोकस किया हुआ है तो ढेर सारे थॉट्स एक के बाद एक आते जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? हमारे मन को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। और जैसे ही हम सेल्फ के ऊपर फोकस करके और एक थॉट क्रिएट करते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, ये थॉट क्रिएट करके देखना घर में भी, यहाँ भी, कि आई एम अ पीसफुल सोल। सिंपल एक थॉट हमें जो है वो पीस में ले आता है, हमारे थॉट की गति को धीमी कर देता है। और जब सुप्रीम पावर से जुड़ जाते हैं तो ये गति जो है और धीमी होती है। ये प्रैक्टिस बहुत लंबा दिन भर का नहीं है, ये 5 मिनट का अभ्यास है, 10 मिनट का अभ्यास है, 15 मिनट का अभ्यास है, 20 मिनट का अभ्यास है। That's all. मॉर्निंग आवर में सुबह जब हम बाह्य प्रभावों से मुक्त होते हैं, सो करके फ्रेश उठे रहते हैं, उस समय हमारा मन बिल्कुल ब्लॉटिंग पेपर के जैसा होता है। उस समय ऐसे 10-5 पॉजिटिव थॉट्स यदि हम अपने अंदर जनरेट कर ले तो उसकी शक्ति इतनी महान है कि वो दिन भर वर्क करती है। दिन भर चलते फिरते हम महसूस करते हैं कि हम शांत स्वरूप आत्मा है, बहुत कंसंट्रेटेड फील करेंगे अपने आप को। तो राजयोगा मेडिटेशन हमें ये जो है वो टेक्निक सिखाता है कि हम भी पीसफुल सोल है और हमारा परम
वो हमारा पिता है, वो जो है इन सारी एनर्जी का सोर्स है, उससे सारी एनर्जी हमारे अंदर आ रही है और हम और पीसफुल होते जा रहे हैं। वो खुशियों का सागर है, तो हमारा जीवन तो ऐसे ही खुशहाल है, हम बहुत खुश हैं। क्योंकि आए दिन डिप्रेशन भी होता है, अचीवमेंट्स नहीं मिलते हैं तो डिप्रेशन हो जाता है। तो हमारा पिता यदि ओशन है, खुशी का सागर है, आनंद का सागर है, और हम उनके बच्चे हैं। कहते हैं ना, गाते भी है ना, बचपन से सबने गाया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो जब हम उनके बच्चे हैं तो हमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना। तो ये सब चीजें थॉट में सुबह सुबह 5-10 मिनट यदि हम अपने ले आते हैं, ये करके देखना आप कल से सवेरे सवेरे यदि हम इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए भी लाते हैं तो दिन भर उसका कितना अच्छा प्रभाव बना रहेगा। क्योंकि हाईएस्ट जो एनर्जी का सोर्स है, जो हम आत्माओं को चार्ज करता है, उसके लिए मन और बुद्धि को बस उनसे कनेक्ट करने की आवश्यकता है, जो कि यहाँ हम लोग कोर्स में सिखाते हैं कि कैसे कनेक्ट होना है। ये तो बस डेमो के रूप में थोड़ा सा जैसे बता रहे हैं, इसका विस्तार से जो है 7 दिन के कोर्स में समझाया जाता है पूरी बातें, है ना। तो इस तरह से जर्नी करके हम जो है परमात्मा से जुड़ करके, हाईएस्ट सोर्स से जुड़ करके अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है वो फिर से चार्ज हो सकती है। तो उनसे जुड़ेंगे एंड बाय कनेक्टिंग विद द सुप्रीम सोल, आवर माइंड एंड इंटेलेक्ट, जो MIS सिस्टम समझा, वो माइंड एंड इंटेलेक्ट बिल्कुल फोकस्ड हो जाएगा। माइंड एंड इंटेलेक्ट अभी क्या होता है, मन उधर भागता है, बुद्धि उधर भागती है, इसीलिए डिस्ट्रैक्शन होता है। इसीलिए हमारा जो है सिस्टम पूरा डिसऑर्गेनाइज्ड है। मन चाहता कुछ और है, बुद्धि कहती है अभी क्लास कर ले, मन कहता है अभी जो है हमें जो है पिक्चर देखना है, तो मन कहीं और क्लास में बैठे होंगे। सबको एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस है। अब समझ में आ रहा है कि एक मन नाम की कोई चीज है और एक बुद्धि नाम की चीज है। बुद्धि जो है वो एनालाइज करने वाली फैकल्टी होती है, जो हर चीजों को जो है समझती है। जो पढ़ाया जाता है वो सारी चीजों को समझने का काम, उसको एनालाइज करने का काम, निर्णय करने का काम, ये सब जो है बुद्धि अर्थात इंटेलेक्ट की फैकल्टी का काम है। ठीक है, ये इंटेलेक्ट करता है, इसीलिए कहते हैं ये बड़ा इंटेलेक्चुअल है, ये बड़ा इंटेलिजेंट है, कहा जाता है ना। तो ये इंटेलिजेंस कहाँ से, ये इंटेलेक्ट जो है ये सेल्फ का पार्ट है। ठीक है, और बुद्धि ही जो है वो विजुअलाइज करती है, देखती है, एनालाइज करती है, अंडरस्टैंड करती है। टीचर क्या बोल रहे हैं ये कान नहीं सुनता समझता है, कान जस्ट एक माध्यम है जिसके थ्रू वो आवाज जो है वो जाती है। सेल्फ उसको जो है वो एनालाइज करता है, इंटेलेक्ट एनालाइज करता है कि टीचर क्या कह रहे हैं। तो जो टीचर कह रहे हैं वो इंटेलेक्ट जो है वो विजुअलाइज करे, तो मन भी उसका साथ दे। मन और बुद्धि जब दोनों एक साथ एक जगह पे हो तो वो बातें बिल्कुल जो है वो समझ में आ जाएंगी। ये करके आप लोग देखना, मन जो है वो उधर भागे नहीं। कब नहीं भागेगा, जब सवेरे सवेरे उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि मन जो है बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है कि तुम जो है यहाँ पे बैठो, है ना। और रोज थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग देंगे तो वो फिर क्लास में ही बैठेगा, बुद्धि के साथ बैठेगा। इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। व्हाट इज कंसंट्रेशन? मन और बुद्धि दोनों एक साथ हो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। टीचर कहते तो हैं कि कंसंट्रेट करो, तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा है। तो ध्यान नहीं लग रहा है मतलब मन कहीं और बुद्धि कहीं और। करना क्या है? मन और बुद्धि दोनों को एक साथ लगाना है। ये संभव है जब हम सुबह सुबह थोड़ा सा इसका अभ्यास करेंगे।
ठीक है। तो इससे हमारा जो है इंटेलेक्ट, माइंड एंड इंटेलेक्ट फोकस्ड होगा और पावरफुल भी होगा। तो दिस मेडिटेटिव टेक्निक हैज लॉन्ग लिस्ट ऑफ बेनिफिट। ड्यूरिंग द कोर्स हमने बेनिफिट ढेर सारे बताए। अब ये स्टूडेंट लाइफ में कैसे कैसे बेनिफिशियल होता है ये हम देख सकते हैं। सबसे पहले बताया कि हमारा विजन जो है वो फोकस्ड होता है। फोकस्ड होता है मतलब कि जो चीज हम देखना चाहते हैं हम उस पर कंसंट्रेट कर पाते हैं, क्योंकि मन और इंटेलेक्ट, माइंड एंड इंटेलेक्ट दोनों एक साथ है। अभी सारी बात आपको समझ में आ रही है ना? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? क्यों समझ में आ रहा है इसको अब थोड़ी देर एनालाइज करो। क्यों बात समझ में आ रही है? क्योंकि मन और बुद्धि दोनों यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए पूरी बात समझ में आ रही है। यही चीज अपने क्लासरूम में करना है। जहाँ पढ़ते हैं ना ये चीज वहाँ पे अप्लाई करना है। मन बुद्धि दोनों को एक साथ बिठाना है। ये हमारा विजन को फोकस्ड करता है। दूसरा फायदा होता है कंसंट्रेशन बढ़ता है। कंसंट्रेशन सभी का जो है इम्प्रूव हो गया। तुरंत इम्प्रूव हुआ? नहीं इम्प्रूव हुआ। मन भाग रहा है कहीं, मन अभी भाग रहा है कहीं, बाहर गया इतने देर में, हाफ एन आवर में, आपसे पूछ रहे अभी से हाफ एन आवर में अभी आपको मन में कोई बाहर दोस्त, साथी, माता पिता, क्लासरूम कुछ भी दिखाई पड़ा? गया कहीं मन भाग करके? गया तो इसको पकड़ना है। ये ट्रिक समझे कि उस मन को जो है पकड़ करके लाना है। बुद्धि वो जो चीज देख रही है, मन जो करना चाहता है, बुद्धि भी उस चीज को विजुअलाइज करे और ये फोकस करेंगे तो कंसंट्रेशन इंप्रूव करेगा, विजन हमारा फोकस्ड होगा। ये दोनों इंप्रूव कर गया तो परफॉर्मेंस हमारा बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव करेगा। तीसरा क्या फायदा होता है? एनहांस्ड मेमोरी। मेमोरी कैसे एनहांस हो जाता है? राजयोगा मेडिटेशन करने से। राजयोगा मेडिटेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है कि हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनका राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। मेमोरी जो है वो दो तरह की मेमोरी होती है। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, आज अभी पढ़ा, रटा, एग्जाम में लिखा और अगले दिन भूल गए। यह है शॉर्ट टर्म मेमोरी। रटाफिकेशन वाली मेमोरी वो जो है वो लेफ्ट ब्रेन के थ्रू मीडिएटेड होती है। तो लेफ्ट ब्रेन के थ्रू जो मीडिएटेड मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वो तुरंत गायब हो जाती है। और राइट ब्रेन के थ्रू जो चीजें मेमोराइज की जाती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो राइट ब्रेन के मेमोराइज करने का तरीका है जो सभी मेमोरी गुरु लोग सिखाते हैं कि विजुअलाइज करके याद करो, एसोसिएट करके याद करो। तो विजुअलाइजेशन, एसोसिएशन, ये सारे जो मेमोरी के फंडे हैं ये सब राइट ब्रेन को यूज करते हैं। विजुअलाइज करने का काम जो है वो राइट ब्रेन के थ्रू जब आत्मा करती है या सेल्फ करता है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो ये विजुअलाइजेशन पावर हमारा स्ट्रॉन्ग होता है जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। अदरवाइज हम दिन भर लेफ्ट ब्रेन से काम करते हैं। लेफ्ट ब्रेन हमारा डोमिनेंट ब्रेन है ना, लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट ब्रेन होता है। तो लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन होता है, हर चीज का लॉजिक मांगता है, हर चीज का साइंटिफिक प्रूफ मांगता है। तो लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन पढ़ने के लिए बिल्कुल ठीक है, पर उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के बॉक्स में डालने के लिए और वहां से रिट्राइव करने के लिए हमें अपने राइट ब्रेन को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो कि मेडिटेशन के थ्रू पॉसिबल है। राइट ब्रेन में हमारे सारे वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू सिस्टम जितने वैल्यूज होते हैं, वैल्यूज माना जैसे ईमानदारी है, सत्यता है, प्रेम है, ह्यूमैनिटी है, विनम्रता है, ये सब राइट ब्रेन के थ्रू जो है वो फंक्शन होता है।
तो राइट ब्रेन जब एक्टिवेटेड होगा तो हम वेल डिसिप्लिन होंगे, मैनर्ड होंगे, कैसे किसी से बोलना है, कैसे किसको जो है इज्जत देना है। तो सोचो कि एक बच्चा जो बहुत मतलब इंटेलिजेंट है लेकिन उसके अंदर मैनर नहीं है तो कोई उसको लाइक करेगा? और जो इंटेलिजेंट भी हो और मैनर्ड भी हो उसको सभी जो है वो बहुत इज्जत देंगे ना। तो ये सारे मैनर्स जो है ना वो राइट ब्रेन जो एक्टिवेट हो जाए तो ये हमारा एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है सबके अंदर। ऐसा नहीं कि उस बच्चे के अंदर मैनर नाम की चीज ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, नहीं, उसका राइट ब्रेन जो है ना वो एक्टिवेटेड नहीं है। उसने सिर्फ पढ़ाई की है लेफ्ट ब्रेन से, तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेटेड होगा तो वो अहंकार में लाएगा, और राइट ब्रेन एक्टिवेटेड होगा तो वो हमें विनम्र बनाएगा। तो पढ़ाई के साथ हमारी विनम्रता भी डेवलप करेगी, तो मेमोरी भी, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी डेवलप होगा। ये इसके जो है वो फायदे हैं। ये सब जो है मेडिटेशन करने से होता है प्रैक्टिकल, ये करके देखने की चीज है। तो मेमोरी इंप्रूव करता है, हाई आईक्यू, अभी बताया। पहले के जमाने में जो है ना आईक्यू पे जो लोग रिसर्च किए हुए हैं वो लोग सोचते थे कि जो बहुत बच्चा सोचता है, खूब तेजी से प्रश्न पूछता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। क्लास में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक जो है खूब बोल रहे हैं, खूब एक के बाद एक पूछेंगे, लेकिन फिर ध्यान नहीं देते उस बात पे। तो पहले सोचा जाता था ना कि ये जो बहुत बोलता है ना वो बहुत तेज है, हाई आईक्यू वाला है, इसके अंदर बड़ा नॉलेज है। पर बाद में जब स्टडी किया गया इसके ऊपर तो देखा गया कि जिसके थॉट की गति कम होती है, जो अभी बताया, जिसके थॉट की गति कम होगी उसके दो थॉट के बीच में जो है वो गैप होगा। दो थॉट के बीच में जब गैप होगा तो हमारी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ती है, एक्टिव लिसनिंग की कैपेसिटी बढ़ती है, और लर्न करने के लिए कोई भी चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। तो जिनकी अच्छी लिसनिंग कैपेसिटी होंगे ना वो जो है वो थॉट्स का बम्बार्डमेंट नहीं होगा उनके अंदर। तो हाई आईक्यू वाले लोग जो हैं उनके अंदर जो है अपनी थॉट की गति जो है वो बहुत कम होती है, अच्छी होती है। ये संभव है पॉजिटिव थिंकिंग में। पॉजिटिव थिंकिंग की गति जो है वो कम होती है। तो जितना पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, अच्छी थिंकिंग करेंगे, सेल्फ पे फोकस करके थिंकिंग करेंगे तो हमारी एक्टिव लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और इससे हमारा जो है आईक्यू हाई हो जाएगा। तो ये आईक्यू आज भी अभी भी बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि ये सब तो बचपन की चीज है, अब कहाँ, नहीं, ये हर स्टेप पे 40 साल के एज पे भी अपनी आईक्यू को आप बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये इस अभ्यास से होता है। सेल्फ एस्टीम बताया कि ये भी जो है हमारा काफी हाई हो जाता है जब सेल्फ से हम कनेक्टेड होते हैं, तो विल पावर बढ़ता है, पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा बनता है। ये सारे फायदे हम अपने स्टूडेंट लाइफ में ले सकते हैं इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करके। अब इतने देर से राजयोग की महिमा सुन ली कि राजयोग मेडिटेशन करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। तो ये कैसे करना चाहिए, ये है क्या, है ना, बेसिक थोड़ा सा जानना चाहेंगे, है, समय है क्योंकि देर से शुरू किया था, ये 5-7 मिनट में जो है वो कर देंगे, ठीक है। तो मेडिटेशन बेसिकली इसमें जैसा बताया कि पहले अपने आप से कनेक्ट होना, है ना। योग हिंदी में कहते हैं ना योग, तो योग माना होता है प्लस, जोड़। तो प्लस हमेशा दो चीज का होता है ना, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, दोनों जोड़ देते हैं। तो यहाँ राज योग, इस राज योग में किसको किसको प्लस करना है, सेल्फ को सुप्रीम सेल्फ से, सोल को सुप्रीम सोल से, है ना। इस वाले सेल्फ को हायर सेल्फ से जो है वो कनेक्ट करना है, या कहें आत्मा और परमात्मा को कनेक्ट करना है। सिंपल भाषा में हम आत्मा हैं और परमपिता परमात्मा है। ये दो कंपोनेंट जो है वो जब जुड़ जाते हैं तो दोनों की एनर्जी जो है लेवल एक जैसी हो जाती है। वो हाईएस्ट सोर्स का एनर्जी का जो सोर्स है उसके लेवल के तक जो है हम अपनी ऊर्जा को पहुंचा सकते हैं।
है ना। इसी को हम लोग राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। इसमें जो है 4 स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस डिस्क्राइब्ड हैं योग के। जो पहला स्टेप हमें करना है वो है सेल्फ कंटेम्पलेशन। फर्स्ट स्टेप राजयोग में जैसे बताया कि सुबह उठ के आप बैठे, तो बैठेंगे तो कुछ तो सोचेंगे ना, बैठ के करेंगे क्या, कुछ सोचेंगे। तो हमें करना क्या है, अपने सेल्फ के ऊपर कंटेम्पलेट करना है। कंटेम्पलेट करना माना विचार सागर मंथन करना कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कौन है, कौन है। उनका उत्तर क्या आएगा, हम आत्मा है। आज दिन तक क्या शरीर समझते थे, हम ये शरीर है, 5 फुट 6 फुट के शरीर समझते थे, पर एक्चुअल परिचय परमात्मा ने हमें दिया कि हम आत्मा हैं और ये मेरा शरीर है। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि हम इस शरीर में यदि हम रहते हैं तो हम कहाँ रहते होंगे, कहीं ना कहीं इस शरीर में विराजमान होंगे ना। तो जैसे बताया कि सेल्फ जो है वो कंप्यूटर का प्रोग्रामर है, तो जरूर कंप्यूटर के पास ही रहेगा तब तो प्रोग्रामिंग करेगा ना, दूर बैठ के कहाँ करेगा। तो इधर हार्ट में यदि बैठे होंगे तो इधर ब्रेन को कैसे जो है चलाएंगे। तो परमात्मा ने बताया कि 2 भ्रिकुटी के बीच में और यहाँ से करीब 1.25 इंच अंदर हम आत्मा निवास करते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर एक पीनियल ग्लैंड है, वो भी नाम सुना होगा। तो पीनियल ग्लैंड का कोई फंक्शन ह्यूमन में नोन नहीं है, पीनियल ग्रंथि का काम जो है वो नहीं पता है। वो पीनियल ग्रंथि बेसिकली आत्मा का सीट है, सीट है, वही आत्मा बैठती है। और ये जगह सबसे उपयुक्त है क्योंकि यहाँ बैठ करके आत्मा जो है बाहर के सारे जो सेंसरी इनपुट है वो लेती है। सेंसरी इनपुट किससे जाता है पता है, हाइपोथैलेमस के माध्यम से। हाइपोथैलेमस थैलेमस जो है वो पूरा एंटीना का काम करता है, चारों तरफ से सेंसरी इनपुट इस हाइपोथैलेमस को पहुंचता है 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू। तो 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू हाइपोथैलेमस में जो मैसेज जाता है वो आत्मा को ट्रांसमिट हो जाता है और आत्मा जो है फिर उसको एनालाइज करेगी, देखेगी, मन बुद्धि संस्कार के ये सारे फंक्शन हैं, उसके माध्यम से जो आउटपुट देगी वो ये ब्रेन फिर फंक्शन करेगा। ठीक है, तो दिस इज द उपयुक्त साइट फॉर सोल। यही जो है वो सीट है, ना कि हार्ट, जो आज दिन तक सभी जानते होंगे कि आत्मा जो है हृदय में रहती है। नहीं, आत्मा जो है ब्रेन में। इसीलिए यहाँ पे टीका लगाते हैं। टीका क्यों लगाते हैं कि मैं आत्मा यहाँ टिकी हुई हूँ, इसी की यादगार हम टीका लगाते हैं। तो कहाँ रहते हैं, भ्रिकुटी के मध्य में। आत्मा कुछ उसका स्वरूप भी होगा, रूप रंग भी होगा। कैसा रूप रंग है पता, बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। अब इतनी सारी चीजों में बुद्धि फंसी हुई है और उसको वहां से वापस ला करके यदि पॉइंट पे फोकस करेंगे तो ऐसे ही बहुत कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। सिखाते हैं ना कि एक पॉइंट पे देखो, एक लाइट पे देखो, करते हैं ना। तो बाहर लाइट नहीं है, अंदर अपना लाइट ही लाइट है, उस लाइट को देखो। वो जो है 7 गुणों से भरी हुई है, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, शांति, इन सारे गुणों पे चर्निंग करो। जिसके लिए एक वर्ड खाली बताया कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ ब्लिसफुल सोल, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम हैप्पी सोल। ये सारे पॉइंट्स जो है वो चर्निंग करो तो उसको महसूस कर सकेंगे, है ना। ये जो बोलेंगे वही तो महसूस करेंगे ना, जो अंदर बोलेंगे, थॉट क्रिएट करेंगे, वो महसूसता में आएगी। क्योंकि मन का ये पावर है, मन की ये क्वालिटी है कि आप जो सोचोगे वो महसूस होगा। अभी जो है सोचो कि हमारे जीवन में कितनी बुरी घटना घटी थी जब फलाना हमारा मर गया, तो वो जो है अफसोस, वो फीलिंग वो अभी होगी ना, दुखी करेगी ना। तो जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छी फीलिंग आएगी, पॉजिटिव सोचेंगे
पॉजिटिव फीलिंग आएगी, निगेटिव सोचेंगे निगेटिव फीलिंग आएगी। तो सुबह बैठ करके ये जर्नी करनी है, सेल्फ की जर्नी, जिसके लिए कि हम लोगों को ढेर सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग रोज पढ़ाई पढ़ते हैं तो आत्मा के रिलेटेड जो है फूड, ये भोजन है, ये भोजन हम लोगों को रोज ढेर सारे पॉइंट्स मिलते हैं कि क्या चर्न करो, क्योंकि आत्मा एक ही चीज खाली चर्न करेगी ना तो फिर बोर हो जाएगी। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप, बोर हो जाएगी। तो आत्मा की इतने कार्य हैं, इतनी सारी बातें हैं कि परमात्मा रोज हमको आकर के इसके बारे में पढ़ाते हैं और नए नए पॉइंट्स देते हैं। तो वो पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं, आप उसमें से कुछ थोड़ी बहुत चीजें ले सकते हैं डेली चर्निंग के लिए। तो ये सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन करते 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 हमारा मन धीरे 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 शांत हो जाएगा। उसको हम लोग सोल कॉन्शियस स्टेज कहते हैं। जब बॉडी के बारे में चिंतन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस। दिन भर हम कौन से कॉन्शियसनेस में जीते हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस में। बॉडी से रिलेटेड संबंधियों, बॉडी से रिलेटेड कार्य, मतलब अपना रोल, रूटीन, ये सारी चीजों में हम अपना चिंतन करते हैं। तो यहाँ पे ये चिंतन कर करके हमारी चेतना का स्तर बॉडी कॉन्शियसनेस से उठ करके सोल कॉन्शियसनेस पे चला जाता है। अब जब सोल कॉन्शियसनेस पे हमारी चेतना आ गई तो जैसे कहते हैं कि जब हम शरीर समझते हैं तो शरीर को अपना पिता याद आता है ना, तो जब आत्मा समझेंगे तो आत्मा को कौन याद आएगा? अपना पिता, परम पिता परमात्मा याद आएगा। तो जब सोल कॉन्शियसनेस पे हम चले जाते हैं तो वहां से अपने चिंतन को और अपग्रेड करते हैं। अब हम गॉड कॉन्शियसनेस पे पहुंचते हैं। परम पिता परमात्मा वो हमारा पिता है, वो हर गुणों का सागर है। परमात्मा क्या है? हम जो है शांत स्वरूप हैं तो वो क्या है? शांति का सागर है। हम प्रेम स्वरूप हैं तो वो प्रेम का सागर है। इस तरह से परमात्मा के गुणों का, उनके एट्रीब्यूट्स का चिंतन कर करके हम अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को ऊंचा कर सकते हैं, गॉड कॉन्शियसनेस पे ले जा सकते हैं। और गॉड कॉन्शियसनेस पे ले जा करके हम उस एनर्जी के सोर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये भी एक कला है। जब इतनी शांत हमारी अवस्था हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी? उनसे मैच करेगी, और जिस फ्रीक्वेंसी पे मैच करते उसको हम लोग टैप कर सकते हैं। तो उनसे हम कनेक्ट होके उनसे बात कर सकते हैं, और बात करते करते अपने मन की हर बात आप परमात्मा को बता सकते हैं। परमात्मा उधर से डायरेक्शन देगा, वो आप कैच कर सकते हैं कि वो इस सीन में हमें क्या डायरेक्ट कर रहा है। ये सब कोई काल्पनिक चीज नहीं बता रहे हैं, काल्पनिक चीज नहीं बता रहे हैं। lakhs and lakhs of people are using this technique to communicate with God। तो परमात्मा से हम बातें कर सकते हैं, और बातें करते 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 एक ऐसी अवस्था पहुंच जाती है, संपूर्णता की अवस्था, जिसमें हम बिल्कुल फोकस्ड हो जाते हैं। देन फिर ढेर सारे थॉट्स नहीं बचते। एक थॉट मैं आत्मा और वो परमात्मा, एक कंसंट्रेशन का स्टेज आता है। दिस इज कॉल्ड थर्ड स्टेज ऑफ राजयोगा मेडिटेशन, जहाँ की हमारा मन और बुद्धि दोनों परमात्मा पे एकाग्र हो जाता है। ये सेकंड्स की एकाग्रता भी यदि आई, फ्यू सेकंड्स भी यदि परमात्मा पे फोकस किया, तो चौथा स्टेज जो हमारे लाइफ में अनुभव होगा, दैट विल बी रियलाइजेशन। क्या रियलाइज होगा जब परमात्मा पे फोकस करेंगे? क्या रियलाइज होगा? जैसे बताया कि अभी यदि बाहर में कोई हलचल हो रहा है, मान लो मार काट हो रहा है, और वहाँ पे हम फोकस किए, अपने आँख को, अपने जो है मन और बुद्धि को वहाँ पे फोकस किया, तो वहाँ पे एनर्जी कौन सी थी? नेगेटिव एनर्जी थी। वो नेगेटिव एनर्जी हम में प्रवेश कर जाएगी, वो हमको प्रभावित करेगी। उसके बाद हमारा मन उसी डायरेक्शन में चलने लगेगा, किसने किसको मारा, क्यों मारा, क्या कारण था, ये चलने लगेगा ना। तो उसी तरह से हम जहाँ फोकस करते हैं वो
एनर्जी हमारे अंदर बहने लगती है। दिस इज फंडामेंटल रूल, दिस इज फंडामेंटल रूल कि जो एनर्जी का सोर्स जहां पे जैसा है और वहां हम यदि अपने मन बुद्धि को फोकस कर दिए तो वो एनर्जी हमारे अंदर ट्रैवल करेगी। तो परमात्मा जो सारी एनर्जी का सोर्स है, प्रेम का सोर्स है, खुशी का सोर्स है, आनंद का सोर्स है, शांति का सोर्स है, नॉलेज का सोर्स है, इन सब चीजों का वो सोर्स है और उसके ऊपर हमने एकाग्र कर लिया, कंसंट्रेट कर लिया तो क्या होगा, वो सारी शक्तियां ऐसे फील होंगी, रियलाइज होंगी कि वो हम आत्मा पर वो एनर्जी आ रही है, ये चीज महसूस होगा। वो फिर कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि वो हमारे ऊपर बरसे या वो हमारे ऊपर आए या आ रही है, ये सोचना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप बरसेगा। दिस इज रियलाइजेशन, फोर्थ स्टेज ऑफ राजयोगा मेडिटेशन। तो हम योग में बैठ करके इन चारों अवस्थाओं से गुजरते हैं। ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हर रोज हम कर सकते हैं कि हम आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, प्रकृति के मध्य यहाँ निवास करती हैं, ये सारे जितने गुण हैं उसके हम मालिक हैं, वो हमारा ओरिजिनल नेचर है, परम पिता परमात्मा इसका हाईएस्ट सोर्स है और उन पे कंसंट्रेट करके उनसे सारी एनर्जी को रोज अपने अंदर भरना। ये काम सवेरे सवेरे करना है, हर रोज जितना समय आँख खोलते। इसमें वो कि जा करके नहा करके फिर करेंगे तब तक तो जो है वो मन बाकी बातों में उलझ जाएगा। नहीं, ये उठते उठते करना होता है। बेड से उठे, चेयर वगैरह जो भी है उस पर बैठ गए, कहीं पॉइंट ऑफ लाइट एक सोर्स लगा लिया घर में, यदि फोकस करने का बाहर विचार है तो, अदरवाइज ये बिना कोई सोर्स के भी हो सकता है ना। तो अपने को इस तरह से आत्मा समझ करके, परमात्मा से कनेक्ट होकर के, हाई सोर्स से कनेक्ट होकर के अपने अंदर एनर्जी भरनी है। ये रोज ये अभ्यास करना है और ये कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, है ना। इतना 5 मिनट निकालेंगे तो दिन भर उसका प्रभाव देखेंगे कितना अच्छा होगा। इसके अलावा कुछ ही बातें, 2-4 पॉइंट्स और करके एंड करेंगे। जैसे हमें कुछ चीज़ों पे अपने ध्यान देना होता है, ये सब करने में जो है हमें अपने थॉट्स को प्योरीफाई करने में मदद मिलता है, बाह्य प्रभावों से बचने में कुछ फिजिकल चीज़ें हमें जो है वो मदद देती हैं, जिसमें हमारा भोजन बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। जैसे इधर उधर जो भी आजकल पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं ना, जंक फूड जिसको बोलते हैं, जंक फूड हमारे इसको भी जंक चीज़ों से भरता है ना। तो फ्रेश फ्रूट्स खाना है, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स जितना खाएंगे, प्लस स्प्राउट्स जानते हैं, हाँ, अंकुरित बीज की लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये इसको कहा ना, ये लाइफ फोर्स एनर्जी है, जीवन को चलाने वाली शक्ति है। तो उसको शक्ति जो है, यदि हम अंकुरित बीज, फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं, शुद्ध शाकाहारी बढ़िया भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो इससे हमारा मन जो है वो काफी प्योरीफाई होता है। उसमें इम्प्योर थॉट्स जो है वो कम आते हैं, तो मदद मिलेगी। प्योर थॉट्स जनरेट करने में हमारे फ्रेश फ्रूट्स का बहुत रोल है। तो ये अपने जीवन ऐसे भी बॉडी को भी हेल्दी करेगा, हमारे मन को भी हेल्दी करेगा, तो खाना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों के जीवन में, बड़ों के लिए भी रिलैक्सेशन, स्लीप का बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे हम कहते हैं हम बहुत लेबोरियस है, 18 घंटा पढ़ सकते हैं, पर बीच में जो है वो रिलैक्सेशन चाहिए, अच्छी नींद चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए भी एट ए स्ट्रेच कम से कम, ऐसे तो 8 घंटा कहा जाता है, पर इतनी पढ़ाई है कि 8 घंटा सो जाएंगे तो कोर्स कहाँ कंप्लीट होगा। तो मिनिमम 6 आवर्स जरूर सोना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
स्टूडेंट लाइफ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो देखा होगा कि रात भर पढ़ते हैं और फिर दिन में 12 बजे तक सोते हैं। दैट इज़ नॉट गुड हैबिट। ठीक है, वो मॉडर्न हैबिट हो सकता है, मॉडर्न कहला सकते हैं, बट नॉट ए गुड हैबिट। क्योंकि नेचर के साथ चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेचर जो है कहते 8 बजे सो जाता है, तो हम लोगों को 10, साढ़े 10, 11 बजते तक आई थिंक सो जाना चाहिए, है ना। 11 बजे तक सो जाए, सवेरे के टाइम में उठ करके देखो, पढ़ने का मजा ही कुछ और है। सवेरे जो है वो उठ करके पढ़ाई करनी चाहिए जरूर। पहले बता दिया ये वाला काम थोड़ा सा कर लो और उसके बाद जो है फ्रेश होकर के पढ़ने बैठिए। उस समय जितनी चीजें प्रकृति जो है मदद करती, जितनी चीजें इजीली हमारे दिमाग में घुसेंगी उतना दिन में नहीं, बाकी दिन भर भी पढ़ाई पढ़नी है। तो एक तो नाइट का 6 आवर्स मिनिमम जो है वो स्लीप होना चाहिए। और एक कहा जाता है कि दिन में भोजन करने के बाद शॉर्ट नैपिंग, उसको स्लीप नहीं बल्कि नैप वर्ड यूज करते हैं, है ना। वो नैपिंग कितनी होनी चाहिए पता, मिनिमम 20 मिनट्स। स्लीप एक अलग पूरा चैप्टर है, उसमें जो मूल बात है वो बताए मिनिमम 20 टू मैक्सिमम 40 मिनट। इससे ज़्यादा नहीं सोना, इससे कम नहीं सोना, क्योंकि एक साइकिल ब्रेन में जो चार्जिंग उसकी होती है वो मिनिमम 20 मिनट्स चाहिए, जिसमें कि हमारा ब्रेन जो है वो डेल्टा वेव में चला जाए। डेल्टा वेव में जाने से चार्जिंग होती है, ये सारे EEG में फाइंडिंग आते हैं, है ना। तो डेल्टा वेव में ही चार्जिंग होती है। तो 20 मिनट मिनिमम चाहिए दिन में और मैक्सिमम 40 मिनट से ज़्यादा यदि सो गए तो वो फिर जो है फ्रेशनेस नहीं रहेगी। तो इतने में जितना चार्ज हो जाएगा उतना से आपका अगला 8 घंटा चल जाएगा। तो दिन में खाना खाने के बाद ये शॉर्ट नैपिंग और रात का 6 घंटा या 8 घंटा डिपेंडिंग अपॉन जिनको जितना मिले, इतना जो है सोना बहुत इसेंशियल है। बीच बीच में पढ़ाई करते, बीच में पढ़ते 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए ये करके आप सभी देखना। 2 घंटा पढ़ लिया ना तो 1 मिनट के लिए बाहर से बुद्धि निकाल के अंदर चले जाना। जो सुबह काम किया था, जो सुबह किया था ना, वो 1 मिनट जस्ट खाली किताब को बंद करके और अंदर जा करके पीसफुल स्टेज में 1-1.5 मिनट रुक करके वापस आके पढ़ाई चालू करो, एकदम फ्रेश हो जाओगे। ये प्रैक्टिस करके देखना आप सभी, ठीक है। तो ये जो है करना है, स्लिप हो गया। तीसरी बात है एक्सरसाइज, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है। जो कि बच्चे कहते हैं टाइम कहाँ है, लेकिन नहीं, जैसे टाइम हर चीज़ के लिए निकालते हैं ना, ये सब एनर्जाइजिंग चीज़ें हैं ना। तो यदि एनर्जाइजिंग अपनी नहीं करेंगे और जो है चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, तो जो है वो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ तक पहुंचना चाहते थे। तो एनर्जाइज करना बीच में बहुत ज़रूरी है, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज का बहुत रोल है, बहुत रोल है। तो इसको भी जो है अपने रूटीन में इंक्लूड करना है। 10 ही मिनट से 10 मिनट्स के लिए जो है वो वार्म अप करना है, अपने को एक्सरसाइज फिजिकल करनी है। और उसके साथ 2 मिनट के लिए क्या करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सिंपली कुछ नहीं करते हैं, जो फ्रेश एयर में ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते हैं उनका भी कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रीदिंग का सीधा संबंध जो है वो मन की शांति से है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का संबंध जो है वो शांति से है। प्रेम का संबंध जो है हार्ट से है। जितने 7 गुण एट्रीब्यूट्स कहे ना, वो सातों हमारे सिस्टम से एक्सप्रेस होता है। ये सब डिटेल में बाद में कभी यदि मौका मिले तो पढ़ेंगे, लेकिन इन 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। क्या क्या, हमारा फ्रेश फ्रूट्स, भोजन, दूसरा आराम, रिलैक्सेशन, शांति, सोना, और तीसरा एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज अलॉन्ग विद ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा कंसंट्रेशन इम्प्रूव करेगा, एनर्जाइज करेगा, मूड फ्रेश रखेगा। ये सब यदि करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है। थैंक यू। ओम शांति।